नमस्कार छोटे बड़े भाइयों बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रियल मास्टर ज्ञान पे। हाँ तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, त्रिभुज। मैंने 7.2 तक कंप्लीट करा दिया था। आज 7.3 देखेंगे। बहुत गैप हो गया, मैं समझता हूँ लगभग 1 मंथ गैप हो गया बीच में एक एक्सरसाइज, पर डोंट वरी, आई एम बैक। स्टार्ट करते हैं 7.3। उससे पहले उदाहरण और थ्योरी, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब थोड़ा गेम की तरह लेना है इसको। पढ़ तो रही हैं, पढ़ाई को थोड़ी गेम की तरह लेंगे तो ज्यादा समझ में आए। क्या करना है, आप इसे अपनी मन मर्जी का गेम समझ। मैं समझता हूँ क्रिकेट समझ लो, क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर गेम है, क्रिकेट की तरह से प्ले करते हैं। तो जितने भी सवाल है वे सारी होगी हमारी बोल, ठीक। जितने सवाल है वे होगी हमारी बोल। हमें क्या करना है, अगर हम उन्हें सोल्व करेंगे तो हम करेंगे बैट, रन बनाना। मतलब अगर हम एक सवाल सोल्व करते हैं तो हमें 6 रन मिलते हैं। चलो, इस तरह से हम गेम प्ले करेंगे। हाँ तो सबसे पहले सवाल आया, पढ़ा, फिर उसे सोल्व किया। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उसे देखना फिर ट्राई करना खुद से। फिर अपने आप को खुद से मार्क्स देना या रन देना, ठीक। चलो देखो, देखो 7.2 तक कंप्लीट हो गए। 7.3 में प्रमेय से स्टार्ट कर। प्रमेय, प्रमेय देखो, मैंने आपको अभी कितने तरह के प्रमेय बता दिए। एक तो बताया होगा साइड एंगल साइड से, एक एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, और एक बताया होगा सी सी टी। इसका मतलब साइड एंगल साइड, इसका मतलब एंगल एंगल साइड, इसका मतलब एंगल साइड एंगल, और इसका मतलब सीपी सी टी का मतलब है कि सर्वांग त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। और एक चीज और बताई होगी कि जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर रखी है पहले से। देखो प्रमेय, देखो प्रमेय क्या कह रहा है। यदि एक त्रिभुज, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज, अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज त्रिभुज सर्वांगसम सर्वांगसम होते हैं। देखो, वो कह रहा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज, यानी कोई दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लो उसकी तीनों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की, समबाहु त्रिभुज मान लो सपोज। तो दूसरा त्रिभुज है, वो भी सेम उसकी तरह 3-3 सेंटीमीटर की उसकी भी भुजाएं हैं। अब वो कह रहा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब इसमें बच्चे तीनों भुजाएं बराबर है तो हम इसे क्या कहेंगे, कौन सा नियम है, साइड 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 एंगल नियम या सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम, ठीक। ये हुआ हमारा साइड। साइड 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 यानी कि तीन, जिस त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हो, और सेम उसी की तरह एक और त्रिभुज हो जिसकी तीनों साइड बराबर हो। तीनों साइड मतलब मैं एक ही त्रिभुज की तीनों साइड नहीं कह रहा बराबर। मान लो ये त्रिभुज है,
सेम ऐसी एक त्रिभुज है। छोटा बड़ा देख लेना बच्चों, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, और ये 7 मान लो, ठीक, और ये 2 मान, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ इस त्रिभुज की ये वाली और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, इस त्रिभुज की ये वाली और ये वाली आपस में बराबर है, और ये वाली और ये वाली आपस में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, ये कंडीशन है। वो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो बच्चों, वो कह रहा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब जरूरी नहीं जैसे मैंने ये बना दिया सेम ऐसे ये बने, इसकी भुजा चाहे ये वाला 2 नीचे आ जाए, 5 ऐसा चला जाए, 7 ऐसा आ जाए, 7 5 2, पर जैसी ये भुजा है ना, वह जैसे सेंटीमीटर में कितनी सेंटीमीटर की ये है उतनी सेंटीमीटर की ये रहे तो हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, ठीक। चलो इसके बाद एक और प्रमेय देखो, देखो क्या कह रहा है, यदि दो समकोण त्रिभुज में, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, ठीक, एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखो बच्चों कह रहा है यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब देखो बच्चों आपको लग रहा होगा बस कि एक त्रिभुज है उसमें कर्ण और एक भुजा बराबर होंगी तो सर्वांगसम, नहीं, उसने पहले कह दिया भाई समकोण त्रिभुज है, यानी कि उसका जो एक कोण है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री, कर्ण और कोई से भी एक भुजा बराबर होनी चाहिए, जब जाके दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, ठीक। ये कंडीशन अप्लाई होती है यदि तो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक कोई भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और कोई भी भुजा के बराबर होती है तो वे त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, ठीक। चलो तो बच्चों देखो इस एक्सरसाइज की यानी कि इस मैथ की पहली बोल उदाहरण नंबर 7 के रूप में, देखो बच्चों किताब जो है वो है बॉलर और आप जो हो वो हो बैट्समैन। किताब आपको बॉल दे रही है, आप उसे प्ले करो, यानी कि आपको हर बॉल पे 6 मारना है, विकेट नहीं लेने, ये पता लगे सवाल आया और आप पर हुआ ही नहीं, कोशिश करो, नहीं हो तो देखो फिर खुद से ट्राई होगा, इसी तरह से गेम प्ले करना, ठीक है ना। तो हमारा उदाहरण नंबर 7 है, पहले देखो क्या रहा है, ए बी एक रेखाखंड, ए बी एक
रेखाखंड है तथा बिंदु P और Q इस प्रकार इस रेखाखंड AB के विपरीत और इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। दर्शाइए कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। देखो एक पतंग की तरह में आकृति दी है उसमें। देखो क्वेश्चन पढ़ो। कभी भी बच्चों अगर आपके सामने कोई सवाल आता है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को 1 मिनट आराम से ध्यान से उसे पढ़ो। क्या रहा है देखो, ए बी एक रेखाखंड है। हाँ जी, एक रेखाखंड ए बी है तथा बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB के विपरीत और इस प्रकार स्थित हैं कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ क्या मतलब कि बिंदु P और Q से समान दूरी पर स्थित दो बिंदु A और B हैं। देखो Q बिंदु से ए पॉइंट और Q बिंदु से B पॉइंट, इतनी दूरी और इतनी दूरी ये आपस में कैसी है, बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ऐसी सेम यहाँ पे PA और PB आपस में कैसे हैं, बराबर, समदूरस्थ हैं। तो PA बराबर क्या हो गया, PB, पहली कंडीशन। फिर QA और QB ये आपस में बराबर है, QA और QB। ये हमें यहाँ तक पढ़ने से पता चल गया। अब दर्शाइए कि रेखा PQ रेखाखंड AB पर का लंब समद्विभाजक है। मतलब PQ जो है वो रेखाखंड AB पर जो लंब है वो ये भी बताना है कि लंब है और ये भी बताना है कि समद्विभाजित करता है ये दो त्रिभुजों को, PAQ और PBQ को, इन्हें समद्विभाजित करता है। अब देखो मैं लेके चलता हूँ त्रिभुज PAQ और त्रिभुज PBQ। देखो त्रिभुज PAQ और त्रिभुज PBQ में देखो पहली कंडीशन, पहली भुजा तो PA बराबर PB के है, PA बराबर PB है। फिर दूसरी A क्यों बोल लो या QA बोल लो, QA बराबर QB है। अब देखो बच्चों दो भुजा बराबर होगी इस वाले त्रिभुज में, अरे इस वाले त्रिभुज में, ठीक। अब PQ जो रेखा है वो कैसी है, रेखा उभयनिष्ठ रेखा है। PQ उभयनिष्ठ
ठीक। अब तुम्हें क्या पता चला भाई, ये वाली भी रेखा, ये वाली भी रेखा और ये वाली भी रेखा, 3 रेखाएं यार, वो भी बराबर, दोनों आपस त्रिभुजों में कैसी हैं, बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज पी बी क्यू के, कारण तीनों साइड बराबर हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो, ए पी क्यू और बी पी क्यू, अब इसमें हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, एंगल पी। देखो यहाँ देखो, देखो एंगल पी, एंगल ए पी क्यू और एंगल पी बी पी क्यू, बी पी क्यू बराबर किस कारण से है बच्चों, कारण है सी पी सी टी के कारण। सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखो बच्चों, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, पी क्यू और पी बी क्यू, ये जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ये वाला जो एंगल है ना पी और ये, तो हमने इन्हें बराबर रख दिया, किस वजह से कि भी सीपी सीटी के कारण, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर है। ठीक है। अब ले लो त्रिभुज पी ए सी और पी बी सी, त्रिभुज पी ए सी और त्रिभुज पी बी सी। तो देखो बच्चे, इसमें पी और पी भी बराबर है, ये बराबर पी भी है, फिर पीसी जो है वो कैसी है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। अब और हमने ये सिद्ध कर दिया कि भाई ये एंगल जो है वापस है बराबर है, ए पी क्यू बराबर एंगल बी पी क्यू। तो अब देखो बच्चे, दो भुजा एक कोण कैसा बना, साइड एंगल साइड में। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज ए पी सी बराबर सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, पी बी सी के, सॉरी पी ए सी लिया था ना मैंने, पी ए सी लिख लिया। ठीक। ठीक है बच्चों, ये होंगे त्रिभुज सर्वांगसम। अब जब ये वाले त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो क्या ये AC और BC कैसे होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि CP CT के कारण भाई सर्वांगसम त्रिभुज हैं ये दोनों ऊपर के। अब जब सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं भाई AC बराबर BC होगा। तो AC बराबर BC के क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, CP CT। ठीक। मैं इसे रब करता हूँ इतना। देखो बच्चों, अब ACP और BCP, एंगल ACP और एंगल BCP बराबर है किस कारण, CP CT के कारण। अब आपको अगर भैया अभी तो आपने यहाँ करा था AC बराबर BC CP CT के कारण, देखो बच्चे यहाँ पे मैंने एंगल बराबर करे। अब जब ये एंगल है, देखो ठीक, ये एंगल मैंने ACP और BCP बराबर इसलिए लिया है क्योंकि भाई त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है, और सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग हमें पता है भाई, बहुत जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया, मैं जब से आपसे बोल ही रहा हूँ भाई, सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस कारण से हमारा जो हो गया एंगल बराबर। अब
ए भी एक रेखाखंड है, ए भी एक रेखाखंड है, तो ये जो एंगल है पूरा सी का, ये वाला, वो पूरा 180 बनना चाहिए। हम बताया था ना, रेखा के ऊपर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो मैं इन दो को एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी बराबर 180 डिग्री लिख सकता हूँ। यही तो एंगल है, ये मैंने जोड़ के लिख दिया। अब ये दोनों बराबर भी हैं, तो मैं एंगल ए सी पी प्लस एंगल ए सी पी लिख सकता हूँ, और 180 डिग्री, जो एंगल टू ए सी पी 180 डिग्री, एंगल ए सी पी बराबर 90 डिग्री। देखो ये बराबर इसके लिए एंगल बी सी पी के। अब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और हमसे उन्होंने पूछा है भाई पी क्यू रेखाखंड ए बी पर लंब समद्विभाजक है। भाई लंब है, लंब तो आ गया ये, क्योंकि भैया एंगल 90 डिग्री आया और 90 डिग्री इस रेखा पर बनना है, तो ये हो गया लंब। लंब है, फिर वो पूछता समद्विभाजक है। समद्विभाजक इस वजह से पता चलती है भाई, अभी हमने प्रूव किया था कि ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी के है, और एंगल पी जो है वो समद्विभाजक है। एंगल पी कहाँ पर यूज किया हमने, शायद वो मैंने रख कर दिया, हाँ ये रहा, एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल बी पी क्यू, सी पी सी टी के पास। तो एंगल बी भी हमारा समद्विभाजक है। ये जो ए बी रेखाखंड है ये भी आधा आधा हो गया, ए सी और बी सी के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं ये जो पी क्यू जो है वो रेखाखंड ए बी पर लंब समद्विभाजक है। ठीक, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते। देखो उदाहरण नंबर 8। देखो अभी मैंने उदाहरण नंबर 7 करा, मेरे से पहले शायद आपने भी ट्राई करा होगा। अगर ट्राई किया वो हो गया आपसे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुआ, मैंने समझाया, आपने देखा, अगर समझ आ गया, आपने खुद से ट्राई किया वो हो गया तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं हुआ तो बच्चों उसे समझो, वीडियो को 1 या 2 बार 3 बार भी देखो अगर वो समझ में नहीं आए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। एक एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण नंबर 8 है, इसमें जो प्रमेय मैंने सेकंड प्रमेय लिखवाई थी उसका यूज हो। देखो बिंदु ए, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करने वाली करने वाली दो रेखाओं एल और एम से समदूरस्थ समदूरस्थ एक बिंदु पी है, दर्शाइए कि रेखा ए पी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है।
ठीक है, देखो देखो हो कह रहा है बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं एल ओ एम से समदूरस्थ एक बिंदु पी है। मतलब कि इस रेखा और इस रेखा से इस बिंदु पी है ना, वो समान दूरी पर है। दर्शाइए कि रेखा ए बी ओ सॉरी ए पी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। रेखा ए पी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। देखो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि ये जो समदूरस्थ का मतलब है कि पी बी और पी सी आपस में कैसे हैं, बराबर। पी बी बराबर है पी सी दिया है। फिर एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी और एंगल ए सी पी कैसे हैं, 90 डिग्री। फिर ए पी कैसी रेखा है, उभयनिष्ठ। देखो बच्चों समकोण है, ये देखो त्रिभुज, ये वाला ले लो नीचे वाला पी सी ए, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो एक ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की मैंने जो प्रमेय बताई वो क्या बताई कि जिसका समकोण त्रिभुज का एक मतलब कर्ण और कोई भी एक भुजा भुजा बराबर हो। देखो इसमें पीसी और पीबी आपस में कैसे बराबर है, यानी कि लंब जो है वो आपस में बराबर। फिर पीए और पीए जो है वो है उभयनिष्ठ, तो दोनों त्रिभुजों में काम कर रहा है वो कर्ण का, तो बराबर है। और दोनों त्रिभुज ही समकोण है, तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के, कारण आर एच एस नियम। इसका मतलब बच्चों राइट एंगल यानी कि समकोण, इसका मतलब है हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण, और इसका मतलब है साइड यानी कि भुजा। ठीक, कर्ण समकोण भुजा, नहीं सॉरी ये है भुजा समकोण कर्ण। ठीक, इस तरह से हमारा ये हो गया। पर हमें पूछा क्या है कि एपी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित कर, एंगल पी ए बी। भाई साहब सी पी सी टी लिख दो, हो गया काम। क्यों, ये जो त्रिभुज है ना बच्चों पी ए बी और पी ए सी, यह है सर्वांगसम। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं, ये लिखा, अपना आंसर हो गया, दिस इज आंसर, कहानी खत्म। अब देखो 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है बच्चों। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो बच्चों पूरे दिन पढ़ने से अच्छा है ना
कि 1 घंटा ऐसा पढ़ो कि वो पूरे दिन की मेहनत कवर कर दे। मतलब आप एक सवाल को लिए बैठे हो रहा है, फिर एक सवाल ऐसा आ गया क्यों नहीं हुआ, आप पूरा दिन उस पर लिखाड़ दिया, आप सोच रहे हो बैठे हो कैसे होगा, क्या होगा, कॉन्सेप्ट है ये वाला है या नहीं है। चाहे वो सवाल अभी कॉन्सेप्ट, उसका जो सवाल में कॉन्सेप्ट लगेगा वो चाहे पढ़ाए नहीं, आप फिर भी सोच चल लग रहे हो बैठे हो। हाँ भाई, हो जाएगा हो जाएगा। वो गलती ना करके जितने सवाल आपसे बन गए हो रहे हैं, उतने करो, जो नहीं बन रहे उन्हें किसी टीचर के द्वारा समझो, या तो अपने स्कूल कॉलेज में कहीं भी, या यूट्यूब पर कहीं भी, या मुझसे किसी से भी कहीं भी, उसे समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उस सवाल को। जब वो ना हो तो दिक्कत है, वैसे तो हो जाएगा क्योंकि सब क्लियर करते हैं। मैं भी अगर कोई मेरे से मैं सवाल करवाता हूँ तो उसे बिल्कुल डिटेल में क्लियर कर। ठीक, देखो